नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में पूरी जानकारी कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज बात करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की। तो देखो, सीधी बात है, विज्ञान को प्रकृति को समझने के लिए नए नए सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो खोजें करते रहते हैं। लेकिन इनमें एक रसप्रद बात यह भी है कि ज़्यादातर खोजें एक्सीडेंटली हो जाती है। मतलब काम किसी और पर करते हैं तो कोई नई खोज हो जाती है, या कुछ ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो कि एक नई खोज का रूप ले लेती है। यह नई खोज बहुत से पुराने रहस्यों को भी हल करती है, लेकिन खुद दूसरे और नए सवाल खड़े करती है। उसी तरह यह है एक स्ट्रिंग थ्योरी। तो आज हम जानेंगे कि स्ट्रिंग थ्योरी हमसे कहना क्या चाहती है। तो इस बात को समझने के लिए हमें क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को अलग अलग समझना होगा। तो सबसे पहले हम क्लासिकल फिजिक्स को डीपली समझते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। इसने कई खोजें की थी और इससे ब्रह्मांड को समझने में काफ़ी मदद मिली थी। जैसे कि यूरेनस ग्रह की खोज हुई और बाकी जो ग्रह थे उनका पाथ जान लिया गया। लेकिन बाद में आइंस्टीन ने कहा कि न्यूटन के नियम कुछ हद तक ही सही हैं, लेकिन ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पर यह नियम सही नहीं काम करेंगे और प्रकाश की गति पर यह नियम काम ही नहीं करते हैं। ध्यान रहे, आइंस्टीन ने न्यूटन के सिद्धांतों को गलत नहीं बताया था, बस उसके नियम की सीमाएं दिखा दी थी कि हाँ, आपका नियम इतना इतना रेंज तक काम करेगा। इस समस्या को हल करने के लिए आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया। अब इस सिद्धांत के जरिए हम ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी चीजों को समझ पाए हैं। अब वैज्ञानिकों को लगा कि अब हमने भौतिक विज्ञान को पूरी तरह जान लिया है और अब भौतिक के क्षेत्र में जानने को ज्यादा कुछ नहीं बचा है। लेकिन तभी जन्म हुआ क्वांटम फिजिक्स का। इसने वैज्ञानिकों को बता दिया कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो चलिए क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। साल 1897 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। इनके मुताबिक हर तत्व एक अलग तरह के परमाणु से बना है। बाद में वैज्ञानिक जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का सबूत दिया। इसके बाद मैक्स प्लांक ने इसे आगे बढ़ाकर क्वांटम फिजिक्स का निर्माण किया। बाद में साल 1911 में रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिखाया जिसके मुताबिक परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके आसपास परिभ्रमण करते रहते हैं। बाद में पॉल डिरॉक ने इलेक्ट्रॉन को समझने वाला एक समीकरण बनाया। फिर वैज्ञानिकों को लगा कि ऐसा ही एक प्रोटॉन के लिए समीकरण मिल जाए और क्वांटम फिजिक्स का खेल खत्म कर दिया जाए। लेकिन साल 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज निकाला। बाद में लगभग 30 सालों तक यही माना जाता था कि पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ब्रह्मांड के सबसे छोटे भाग हैं। लेकिन तभी इसके सामने कुछ नई चीजें भी आई जिनको क्वार्क बोला गया। पहले कुछ ही क्वार्क को खोजा गया था, बाद में ज्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार के बहुत छोटे स्तर पर पार्टिकल को ढूंढा गया। इन सारे सूक्ष्म पार्टिकल और मूलभूत बलों के लिए विकसित हुआ एक स्टैंडर्ड मॉडल। अब इतने छोटे स्तर पर भौतिक विज्ञान के सामान्य नियम लागू नहीं होते थे और उनका प्रमाण हमें यह प्रयोग देते थे। जैसे कि प्रकाश के 2 तरह के स्वभाव, एक तो कण की तरह का स्वभाव और एक तरंग की तरह का स्वभाव। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या फिर श्रोडिंगर का समीकरण और कई अन्य चीजें। अब भौतिक विज्ञान के 2 भाग बन गए थे, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। इन दोनों के लिए अलग अलग थ्योरी थी। क्लासिकल फिजिक्स के लिए आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत और क्वांटम फिजिक्स के लिए क्वांटम फील्ड थ्योरी। अब हम काफी हद तक क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को समझ चुके हैं। तो अब चलिए इस बात को जानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी को लाने के पीछे का मेन मकसद क्या था। देखिए, अब समस्या यह थी कि एक ही प्रकृति को समझने के लिए 2 अलग अलग थ्योरीज थी। भाई, नेचर तो हमारा एक ही है, इसको समझने के लिए 2 अलग अलग थ्योरीज हैं। एक आपका क्वांटम थ्योरी और एक
क्लासिकल वाली थ्योरी। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए एक नई थ्योरी का जन्म हुआ जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। पहली दो थ्योरी किसी चीज को उसके कण के रूप में देखती थी, मतलब कि अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स एंड वगैरह वगैरह। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी अणु के सबसे छोटे भाग को, यानी एक स्ट्रिंग को, एक तंतु की तरह समझता है। इसका मतलब कि परमाणु के अंदर एक ऊर्जा का तंतु है, बिल्कुल एक पतले धागे जैसा। सारी थ्योरीज कण पर आधारित थी, मतलब कि उसके लिए सबसे छोटा भाग एक पार्टिकल ही था। अगर किसी कण को लिया जाए तो उसके डायमेंशंस शून्य होते हैं, मतलब कि वो गति के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डायमेंशन जीरो है और जीरो डायमेंशन में सिर्फ एक पार्टिकल या फिर एक पॉइंट ही होता है। लेकिन अगर बात करें स्ट्रिंग थ्योरी की, तो उसमें सबसे छोटे पार्टिकल को एक स्ट्रिंग की तरह लिया जाता है, जिसका कम से कम एक डायमेंशन तो हो ही सकता है। भाई लंबाई में, चौड़ाई में या ऊंचाई में कोई ना कोई एक डायमेंशन आ ही जाएगी, क्योंकि हमने बोला कि वो एक तंतु की तरह होता है, अर्थात कि एक लाइन की तरह होता है जो कि एक वन डायमेंशन होता है। मतलब कि यह स्ट्रिंग गति के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि दोलन करना। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक स्ट्रिंग एक स्पेसिफिक तरह का दोलन करता है। अगर यह एक तरह के दोलन करे तो समझ जाएंगे कि यह एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरह का दोलन करे तो समझ जाएंगे कि यह एक प्रोटॉन है। मतलब कि एक ही तंतु अलग अलग तरह के दोलन करके सारे कणों को दर्शाता है। तो आपको स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? धन्यवाद।